मुझे यकीन नहीं था कि ये कहानियाँ कहाँ पोस्ट करूँ, इसलिए मैंने सोचा यहाँ शेयर कर देता हूँ। मैं कुछ सालों से एक SAR सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर हूँ और इस दौरान मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जो शायद आप लोगों को दिलचस्प लगे। मेरा मिसिंग पर्सन्स को ढूंढने का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। ज़्यादातर लोग बस रास्ता भटक जाते हैं या किसी छोटी चट्टान से फिसल जाते हैं और वापस नहीं आ पाते। ज़्यादातर ने वो पुरानी सलाह जहाँ हो वहीं रुके रहो सुनी होती है, इसलिए वे ज़्यादा दूर नहीं जाते। लेकिन मेरे पास 2 केस ऐसे थे जहां ऐसा नहीं हुआ। दोनों ही मुझे बहुत परेशान करते हैं और मैं इन्हें मिसिंग पर्सन्स केस में और ज़्यादा मेहनत से ढूंढने की प्रेरणा के तौर पर इस्तेमाल करता हूं। पहला केस एक छोटे लड़के का था जो अपने माता पिता के साथ बेरी पिकिंग करने गया था। वह और उसकी बहन साथ थे और दोनों एक ही समय पर गायब हो गए। उनके माता पिता की नज़र बस कुछ सेकंड के लिए हटी और उसी दौरान दोनों बच्चे कहीं चले गए। जब माता पिता को उनका पता नहीं चला तो उन्होंने हमें बुलाया और हम उस इलाके में सर्च करने पहुँचे। हमें लड़की जल्दी मिल गई और जब हमने उससे उसके भाई के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसे द बियर मैन ले गया है। उसने कहा कि उस आदमी ने उसे बेरियां दी और कहा कि चुप रहे क्योंकि वह उसके भाई के साथ खेलना चाहता था। आखिरी बार जब उसने अपने भाई को देखा, वह बियर मैन के कंधों पर बैठा हुआ था और शांत लग रहा था। जाहिर है हमारा पहला ख्याल एब्डक्शन का था, लेकिन हमें उस इलाके में किसी इंसान का कोई निशान तक नहीं मिला। वह लड़की यह भी जोर देकर कहती रही कि वह कोई नॉर्मल आदमी नहीं था। वह लंबा था, पूरा बालों से ढका हुआ जैसे भालू, और उसका चेहरा अजीब था। हमने उस इलाके को हफ्तों तक छान मारा। यह मेरी सबसे लंबी SAR कॉल में से एक थी, लेकिन हमें उस बच्चे का कोई निशान तक नहीं मिला। दूसरा केस एक युवा महिला का था जो अपनी माँ और दादा के साथ हाइकिंग कर रही थी। माँ के मुताबिक उसकी बेटी जंगल का बेहतर नज़ारा देखने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गई और कभी वापस नहीं उतरी। वे पेड़ के नीचे घंटों तक उसका नाम पुकारते रहे, मदद के लिए बुलाने से पहले। फिर से हमने हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। मुझे समझ नहीं आता कि वह गई कहाँ होगी, क्योंकि न तो उसकी माँ और न ही दादा ने उसे नीचे उतरते देखा। कुछ बार मैं अपने केनाइन के साथ अकेला सर्च कर रहा होता हूँ और वे मुझे सीधे चट्टानों की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। पहाड़ियाँ नहीं, यहाँ तक कि चट्टानी सतह भी नहीं, बल्कि सीधी खड़ी चट्टानें जहाँ पकड़ने को कुछ भी नहीं होता। यह हमेशा हैरान कर देता है। और ऐसे मामलों में हमें वह व्यक्ति चट्टान के दूसरी तरफ या मीलों दूर मिल जाता है जहाँ केनाइन हमें लेकर गया था। मुझे यकीन है कि इसकी कोई व्याख्या होगी, लेकिन यह काफ़ी अजीब लगता है। एक खासा दुखद केस एक बॉडी रिकवरी का था। 9 साल की एक लड़की एक ढलान से गिरकर नीचे एक सूखे पेड़ में फंस गई थी। यह एक बिल्कुल अप्रत्याशित दुर्घटना थी, लेकिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा कि उसकी माँ ने कैसी आवाज़ निकाली जब हमने उसे बताया कि क्या हुआ था। उसने बॉडी बैग को एम्बुलेंस में लादते देखा और फिर उसने जो करुण टूटी हुई चीख निकाली, वह मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी आवाज़ थी। लगा जैसे उसकी पूरी ज़िंदगी उसके आसपास बिखर गई हो और उसका एक हिस्सा उसकी बेटी के साथ मर चुका था। मैंने एक दूसरे SAR ऑफिसर से सुना कि उसने कुछ हफ्तों बाद खुदकुशी कर ली। वह अपनी बेटी के खोने का दर्द सह नहीं पाई। एक बार मुझे एक दूसरे SAR ऑफिसर के साथ टीम बनाकर भेजा गया, क्योंकि हमें उस इलाके में बेयर्स की खबरें मिली थी। हम एक आदमी को ढूंढ रहे थे जो अपनी क्लाइंबिंग ट्रिप से समय पर घर नहीं लौटा था और हमें उस जगह तक पहुंचने के लिए काफ़ी मुश्किल चढ़ाई करनी पड़ी। हमने उसे एक छोटी क्रेवास में फंसा हुआ पाया। उसका पैर टूट चुका था। वह कोई आसान दृश्य नहीं था। वहाँ लगभग 2 दिनों से था और उसका पैर साफ तौर पर इन्फेक्टेड था। हम उसे चॉपर में लादने में कामयाब रहे और मैंने एक EMT से सुना कि वह आदमी बिल्कुल सांत्वना से परे था। वह बार बार यही कह रहा था कि वह ठीक ठाक चल रहा था, और जब वह चोटी पर पहुंचा तो वहाँ एक आदमी खड़ा था। उसने कहा कि उस आदमी के पास कोई क्लाइंबिंग इक्विपमेंट नहीं था और वह एक पार्का और स्की पैंट्स पहने हुए था। वह उस आदमी के पास गया और जब वह मुड़ा तो उसका कोई चेहरा नहीं था, बस खालीपन।
वह डर गया और पहाड़ से बहुत तेज़ी से उतरने की कोशिश में गिर गया। उसने कहा कि वह पूरी रात उस आदमी को पहाड़ पर चढ़ते और मफलड डरावनी चीखें निकालते सुनता रहा। ये कहानी मुझे बहुत परेशान करती है। मैं खुश हूँ कि मैं वहाँ नहीं था जब ये सब हुआ। मेरे साथ जो सबसे डरावनी चीज़ें हुई हैं उनमें से एक युवा महिला की सर्च थी जो अपने हाइकिंग ग्रुप से बिछड़ गई थी। हम रात तक सर्च करते रहे क्योंकि डॉग्स ने उसकी सेंट पकड़ ली थी। जब हमें वह मिली तो वह एक सड़े हुए बड़े लट्ठे के नीचे सिमटी हुई थी। उसके जूते और बैकपैक गायब थे और वह साफ तौर पर शॉक में थी। उसे कोई चोट नहीं थी और हम उसे 20 ऑप्स तक वापस ले आए। रास्ते में वह बार बार पीछे देखती और पूछती कि वह बड़ा आदमी जिसकी आंखें काली है हमारे पीछे क्यों आ रहा है। हमें कोई नहीं दिख रहा था, इसलिए हमने इसे शौक का लक्षण समझकर नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन जैसे जैसे हम बेस के करीब पहुँचे वह और बेचैन होने लगी। वह मुझसे कहने लगी कि मैं उसे बताऊं कि वह उस पर चेहरे बनाना बंद करे। एक पॉइंट पर वह रुकी, पीछे मुड़ी और जंगल की ओर चिल्लाने लगी, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी और मैं तुम्हें भी उसे नहीं दूंगी। हमने उसे आगे बढ़ाया लेकिन फिर हमें चारों तरफ से अजीब आवाज़ें आने लगी। यह खांसी जैसी थी लेकिन ज़्यादा रिदमिक और गहरी। ये कीटो जैसी लग रही थी, समझाना मुश्किल है। जब हम बेस ऑक्स के दायरे में पहुँचे तो वह महिला मेरी तरफ मुड़ी और उसकी आंखें इतनी फैली हुई थीं जितना मैंने कभी किसी इंसान की देखी थी। उसने मेरे कंधे को छुआ और कहा, वह कहता है कि तुम्हें तेज़ चलना चाहिए। उसे तुम्हारी गर्दन पर का निशान देखना पसंद नहीं है। मेरी गर्दन के नीचे एक बहुत छोटा सा निशान है लेकिन यह मेरे कॉलर के नीचे छिपा रहता है। मुझे नहीं पता कि इस महिला ने इसे कैसे देखा। जैसे ही उसने ये कहा मैंने वही अजीब खांसी जैसी आवाज़ अपने कान के पास सुनी और मेरी रूह कांप गई। मैंने उसे जल्दी से ऑप्स तक पहुंचाया, अपना डर नहीं दिखाने की कोशिश की। लेकिन मैं उस रात उस इलाके से दूर जाते वक्त बहुत खुश था। यह आखिरी कहानी है जो मैं बताऊंगा और शायद यह सबसे अजीब है। अब मुझे नहीं पता कि हर SAR यूनिट में ऐसा होता है या नहीं, लेकिन मेरी यूनिट में यह एक अनस्पोकन रेगुलर चीज़ है जिसका हम सामना करते हैं। आप दूसरे SAR ऑफिसर से इसके बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन अगर वे जानते भी हैं तो शायद कुछ नहीं बताएंगे। हमें हमारे सुपीरियर्स ने इसके बारे में बात न करने को कहा है और अब तक हम सब इतने आदी हो चुके हैं कि ये अजीब भी नहीं लगता। लगभग हर केस में जहां हम वाइल्डरनेस के बहुत अंदर होते हैं, मतलब 30 से 40 मील अंदर, किसी न किसी पॉइंट पर हमें जंगल के बीच में सीढ़ियाँ मिल जाती हैं। ये ऐसा होता है जैसे आप अपने घर की सीढ़ियाँ काटकर जंगल में रख दें। मैंने पहली बार जब ऐसी सीढ़ियाँ देखी तो पूछा, लेकिन दूसरे ऑफिसर ने सिर्फ इतना कहा, इसकी चिंता मत करो, ये नॉर्मल है। जिससे भी मैंने पूछा उसने यही कहा। मैं उन्हें चेक करना चाहता था लेकिन मुझे बहुत सख्ती से कहा गया कि मैं कभी भी उनके पास न जाऊं। अब मैं बस उन्हें इग्नोर कर देता हूं क्योंकि यह बहुत बार होता है। बहुत सारे लोगों ने मेरी कहानियों और डेविड पॉलिडेस की कहानियों के बीच समानता का जिक्र किया है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं उनकी नकल करने की कोशिश नहीं कर रहा। मेरे मन में उनके लिए सिर्फ सम्मान है। असल में उन्हीं की वजह से मैंने ये लिखना शुरू किया क्योंकि मैं उनकी बातों की पुष्टि कर सकता हूँ। हमारे पास ऐसे अजीब गायब होने के मामले वाकई बहुत हैं और ज़्यादातर कभी सुलझते नहीं, या फिर हमें लोग ऐसी जगहों पर मिलते हैं जहां उनका होना नामुमकिन है। मैंने व्यक्तिगत तौर पर ऐसे ज़्यादा केस नहीं देखे, लेकिन मैं कुछ शेयर करूंगा जो मैंने देखे हैं और एक कहानी जो मेरे दोस्त ने मुझे सुनाई थी। सीढ़ियों के बारे में बहुत फीडबैक मिला तो मैं संक्षेप में उस पर भी बात करूंगा। वे अलग अलग आकार, डिज़ाइन और हालत में मिलती है। कुछ बिल्कुल जर्जर खंडहर जैसी तो कुछ बिल्कुल नहीं। मैंने एक सेट देखा था जो लाइट हाउस की सीढ़ियों जैसा लग रहा था। मेटल की स्पाइरल सीढ़ियाँ, पुराने ज़माने की। ये सीढ़ियाँ अनंत तक नहीं जाती लेकिन कुछ बहुत ऊंची होती हैं। जैसे मैंने पहले कहा, बस अपने घर की सीढ़ियों की कल्पना करो जो किसी ने जंगल के बीच में काट कर रख दी हो। मेरे पास कोई तस्वीरें नहीं हैं। पहली बार के बाद मैंने फिर कोशिश नहीं की और नौकरी खतरे में डालने का मन नहीं। भविष्य में कोशिश करूंगा लेकिन वादा नहीं कर सकता। कुछ लोगों को बिना चेहरे वाले आदमी वाली कहानी में कन्फ्यूजन हुआ। क्लैरिफाई कर दूं, जब वह पर्वतारोही चोटी पर पहुंचा तो उसने एक आदमी को पार्का और स्की पैंट्स में देखा। वही चेहरा विहीन आदमी था। कहानी के शब्दों में कन्फ्यूजन के लिए माफ़ी,
आगे से ध्यान रखूंगा। मेरे पास जितने भी केस आते हैं उनमें से लगभग आधे लापता व्यक्तियों से जुड़े होते हैं। बाकी बचाव के केस होते हैं। लोग चट्टानों से गिर जाते हैं, आग से जल जाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कितनी बार ज़्यादातर नशे में धुत बच्चे जानवरों या कीड़ों के काटने का शिकार हो जाते हैं। हमारी टीम बहुत मजबूत है और हमारे अनुभवी सदस्य लापता लोगों के निशान ढूंढने में माहिर हैं। यही वजह है कि जब हमें कोई निशान नहीं मिलता तो ये बेहद निराशाजनक होता है। एक केस तो हम सभी के लिए परेशान करने वाला था, क्योंकि हमें एक निशान मिला भी, लेकिन वह और सवाल खड़े कर गया। एक बुजुर्ग आदमी एक वेल एस्टैब्लिश्ड ट्रेल पर अकेला हाइकिंग कर रहा था, लेकिन उसकी पत्नी ने बताया कि वो घर नहीं लौटा था। उसे मिर्गी की पुरानी बीमारी थी और वाइफ को डर था कि उसने अपनी मेडिसिन नहीं ली होगी और ट्रेल पर ही सीजर आ गया होगा। इससे पहले कि आप पूछें, मुझे नहीं पता कि उसे अकेले जाना ठीक क्यों लगा या फिर वाइफ उसके साथ क्यों नहीं गई। मैं ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं पूछता, क्योंकि एक पॉइंट के बाद ये मायने नहीं रखता। कोई मिसिंग है और मेरा काम उसे ढूंढना है। हम स्टैंडर्ड सर्च फॉर्मेशन में निकले और जल्दी ही हमारे एक वेट को साइंस मिले कि वह आदमी ट्रेन से हट गया था। हमने ग्रुप बनाकर उसका पीछा किया और ज़्यादा ग्राउंड कवर करने के लिए फ़ैन की तरह फैल गए। अचानक रेडियो पर कॉल आया कि हम सभी वेट की लोकेशन पर वापस आ जाए। हम तुरंत पहुँचे, क्योंकि आमतौर पर इसका मतलब होता है कि मिसिंग पर्सन इंजर्ड है और हमें फुल टीम की ज़रूरत है। जब हम वापस मिले तो वेट एक पेड़ के नीचे खड़ा था, हैंड सिर के दोनों तरफ। मैंने अपने बडी से पूछा कि क्या हुआ, और उसने पेड़ की ब्रांचेस की तरफ इशारा किया। मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाया। वहाँ एक वॉकिंग स्टिक एक ब्रांच से लटकी हुई थी, कम से कम 30 फीट ऊपर। स्टिक के हैंडल पर लगी स्ट्रैप ब्रांच के चारों ओर लपेटी हुई थी और वह बस वहाँ लटक रही थी। इस आदमी के लिए इसे इतनी ऊंचाई तक फेंकना असंभव था और एरिया में उसका कोई और साइन भी नहीं मिला। हमने पेड़ के ऊपर कॉल किया, लेकिन जाहिर था कि कोई वहाँ नहीं था। हम सभी हैरान थे। हमने उस आदमी को ढूंढना जारी रखा, लेकिन वो कभी नहीं मिला। हमने कैनाइन्स भी लाई, लेकिन उन्होंने इस पेड़ से पहले ही उसकी सेंट खो दी। आखिरकार सर्च बंद कर दी गई, क्योंकि और कॉल्स भी थे। उसकी वाइफ महीनों तक रोज़ कॉल करती रही, पूछती रही कि क्या हमें उसका पति मिला। हर बार उसकी आवाज़ में निराशा बढ़ती जा रही थी और यह सुनना हार्ट रेंचिंग था। मुझे नहीं पता कि यह कॉल इतना अपसेटिंग क्यों था, शायद इसकी शेयर इम्प्रॉबेबिलिटी की वजह से। और फिर वो सवाल, आखिर उस आदमी का केन वहाँ कैसे पहुँचा? क्या किसी ने उसे मार डाला और फिर इसे किसी वियर्ड ट्रॉफी की तरह वहाँ टांग दिया? हमने पूरी कोशिश की, लेकिन यह किसी टॉन्ट जैसा लगा। आज भी हम कभी कभी इसके बारे में बात करते हैं। मिसिंग किड्स सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होते हैं, चाहे जिस भी सर्कमस्टेंसेस में वे गायब हुए हों। यह कभी आसान नहीं होता और हम हमेशा उन केसेस से डरते हैं जहां हमें उन्हें डिसीज्ड हालत में मिलता है। ऐसा अक्सर नहीं होता, लेकिन होता है। डेविड पोलाइडस ने इस बारे में बहुत लिखा है। जब सार टीम्स को किड्स ऐसी जगहों पर मिलते हैं जहां वे नहीं होने चाहिए या नहीं पहुंच सकते। मैं खुद ऐसा ज़्यादा नहीं देखा, लेकिन एक केस ऐसा है जिसके बारे में मैं अक्सर सोचता हूँ। एक मदर और उसके 3 बच्चे पार्क के एक छोटे से लेक के पास पिकनिक कर रहे थे। बच्चों की उम्र 6, 5 और 3 साल थी। मदर का कहना था कि वह उन पर पूरा ध्यान दे रही थी और उसने उन्हें अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दिया। उसने एरिया में किसी और को भी नहीं देखा, जो इम्पोर्टेंट है। जब वे पिकनिक खत्म करके पार्किंग एरिया की तरफ लौटने लगे तो मदर ने पीछे से किसी के आने की आवाज़ सुनी। वह पलटी और 4 सेकंड के अंदर ही उसका 5 साल का बेटा गायब हो गया। उसने सोचा शायद वह पेशाब करने के लिए ट्रेल से हट गया होगा, लेकिन जब उसने दूसरे बच्चों से पूछा तो उन्होंने कहा एक बड़ा आदमी स्केरी फेस वाला जंगल से निकला। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे ट्रीज में ले गया। दोनों बच्चे बिल्कुल भी परेशान नहीं थे, बल्कि मदर ने बाद में कहा कि लग रहा था जैसे उन्हें ड्रग दिया गया हो। वे स्पीसी और फजी थे। मदर ने चिल्लाना शुरू किया, बेटे का नाम पुकारा। उसे लगा कि उसने जवाब सुना, लेकिन वह बिना सोचे समझे जंगल में नहीं भाग सकती थी।
उसके साथ 2 और बच्चे थे। उसने पुलिस को कॉल किया और हमें तुरंत भेजा गया। हमने सर्च शुरू की माइल्स तक फैले एरिया में, लेकिन उस बच्चे का कोई ट्रेस नहीं मिला। कैनाइन्स ने कोई सेंट नहीं पकड़ी, ना ही कोई कपड़ा, ना ही टूटी हुई झाड़ियाँ, कुछ भी नहीं। शुरू में मदर पर शक हुआ, लेकिन यह साफ था कि वह पूरी तरह टूट चुकी थी। हमने हफ्तों तक सर्च की वॉलंटियर्स की मदद से, लेकिन आखिरकार सर्च धीमी पड़ गई। फिर भी वॉलंटियर्स ने सर्च जारी रखी और एक दिन रेडियो पर कॉल आया, एक बॉडी मिली है, रिकवर करने की ज़रूरत है। लोकेशन सुनकर हम हैरान रह गए। यह उस जगह से 15 माइल्स दूर था जहां वह बच्चा गायब हुआ था। हमने सोचा शायद कोई और बच्चा होगा, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो वही लापता बच्चा था। एक वॉलंटियर उस एरिया में था क्योंकि उसने सोचा कि शायद बॉडी किसी अनयूजुअल जगह पर डंप की गई हो। उसने एक ऊंची रॉकी स्लोप के पास देखा और आधे रास्ते में एक छोटे से ओपनिंग में एक बच्चे की बॉडी थी। उसने शर्ट का रंग पहचान लिया। हमें कॉल किया गया। बॉडी को नीचे लाने में हमें 1 घंटा लगा। हमें यकीन नहीं हो रहा था यह बच्चा 15 माइल्स दूर कैसे पहुंचा। वह स्लोप इतनी खतरनाक थी कि हमें क्लाइंबिंग गियर के बिना भी मुश्किल होती। एक 5 साल का बच्चा वहां खुद नहीं पहुंच सकता था। और सबसे अजीब बात, बच्चे के बॉडी पर एक भी खरोंच नहीं थी। उसके जूते गायब थे, लेकिन पैरों में कोई चोट या गंदगी नहीं, यानी किसी एनिमल ने उसे वहां तक नहीं खींचा था। और जितना हम बता सकते थे, उसकी मौत को ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। वह 1 महीने से मिसिंग था, लेकिन लग रहा था कि वह सिर्फ 1-2 दिन पहले ही मरा होगा। कॉर्नर ने बाद में बताया कि बच्चा एक्सपोजर से मरा था। वह जमकर मर गया था, शायद हमारे मिलने से 2 दिन पहले। कोई सस्पेक्ट्स नहीं, कोई जवाब नहीं। आज तक यह मेरे सामने आया सबसे वियर्ड केसेस में से एक है। मेरे ट्रेनी डेज की एक कॉल। 4 साल का बच्चा अपनी मॉम से अलग हो गया था। हमें पता था कि हम उसे ढूंढ लेंगे क्योंकि डॉग्स ने स्ट्रॉन्ग सेंट पकड़ ली थी। हमने उसे एक बेरी पैच में पाया जहां से वह लास्ट सीन हुआ था, उससे हाफ माइल दूर। बच्चे को पता भी नहीं था कि वह इतनी दूर निकल आया है। एक वेट उसे वापस ले गया और मैं खुश था क्योंकि मुझे किड्स के साथ डील करना अच्छा नहीं लगता। जब मैं और मेरी ट्रेनर वापस जा रहे थे तो उसने मुझे एक डिटूर पर ले जाकर एक हॉटस्पॉट दिखाया जहां अक्सर मिसिंग पीपल मिलते हैं। वहां एक नेचुरल डिप थी ट्रेल के पास। लोग डाउनहिल चले जाते हैं क्योंकि ये आसान होता है। हम वहां पहुंचे और ट्रेनर मुझे बता रही थी कि उसने पहले किन जगहों पर लोगों को ढूंढा है। तभी मैंने दूर कुछ देखा। ये एरिया मेन पार्किंग से 8 माइल्स दूर था और स्टेट प्रोटेक्टेड लैंड पर था, यानी यहाँ कोई कमर्शियल या रेजिडेंशियल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। सबसे ज़्यादा आपको एक फायर टावर या होमलेस पीपल का मेकशिफ्ट शेल्टर मिलेगा। लेकिन जो चीज़ मैंने देखी उसके स्ट्रेट एजेस थे, और अगर कुछ सीखा है तो ये कि नेचर में स्ट्रेट लाइंस नहीं होती। मैंने ट्रेनर को दिखाया, लेकिन वह चुप रही। मुझे चेक करने दिया। जब मैं उसके 20 फीट पास पहुंचा तो मेरे गले के बाल खड़े हो गए। वह एक सीढ़ी थी जंगल के बीच में। अगर ये किसी घर में होती तो सबसे नॉर्मल चीज़ होती, लेकिन यहाँ एक नॉर्मल स्टेयरकेस, बेज कारपेट वाली, 10 स्टेप्स ऊंची, लेकिन साइड्स पर कारपेट नहीं था और वुड दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी वीडियो गेम में ग्लिच हो। घर लोड नहीं हुआ और सिर्फ सीढ़ी दिख रही है। मैं वहाँ खड़ा रहा। मेरा दिमाग इसको प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था। मेरी ट्रेनर मेरे बगल में आकर खड़ी हो गई, जैसे ये दुनिया की सबसे बोरिंग चीज़ हो। मैंने पूछा, यहाँ ये क्या कर रही है? उसने हंसते हुए कहा, इसकी आदत डाल लो रुकी, तुम्हें ऐसी बहुत सारी मिलेंगी। मैं क्लोजर जाने लगा, लेकिन उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। मैं ऐसा नहीं करती, उसने कैजुअल टोन में कहा, लेकिन ग्रिप टाइट थी। तुम्हें ये अक्सर मिलेंगी, लेकिन इनके पास मत जाना, इन्हें टच मत करो, इन पर चढ़ने की कोशिश मत करो, इग्नोर करो। मैं और सवाल करने ही वाला था, लेकिन उसकी नज़रों ने मुझे रोक दिया। हम आगे बढ़ गए और ट्रेनिंग के बाकी दिनों में इसका जिक्र नहीं हुआ, लेकिन वह सही थी। हर 5वें कॉल में मुझे कोई न कोई स्टेयरकेस मिल ही जाती है, कभी ट्रेल के पास, कभी माइल्स दूर, मिडल ऑफ नोवेयर में।
अलग अलग डिज़ाइंस, अलग अलग साइजेस। सबसे बड़ी जो मैंने देखी वह किसी टर्न ऑफ द सेंचुरी मैंशन की लग रही थी। 10 फीट चौड़ी, 15-20 फीट ऊंची। एक और केस जो स्पूकी से ज़्यादा सैड था। एक यंग मैन विंटर के अंत में मिसिंग हो गया जब ट्रेल्स पर जाना ही नहीं चाहिए। हम कई ट्रेल्स को बंद कर देते हैं, लेकिन कुछ ईयर राउंड ओपन रहते हैं, सिवाय हैवी स्नो के। हमने सर्च की, लेकिन ज़मीन पर 6 फीट बर्फ़ थी। उस साल अनयूजुअल स्नोफॉल हुआ था और हमें पता था कि स्प्रिंग के थॉ तक उसे ढूंढ पाना मुश्किल होगा। जब पहला बड़ा थॉ आया तो एक हाइकर ने मेन ट्रेल के पास एक बॉडी रिपोर्ट की। हमने उसे एक पेड़ के नीचे मेल्टेड स्नो के ढेर में पाया। मुझे तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ था और मैं डर गया। जो लोग स्कीइंग या स्नोबोर्डिंग करते हैं या माउंटेन्स पर टाइम बिताते हैं, शायद उन्हें पता हो जब बर्फ़ गिरती है तो पेड़ों की ब्रांचेस के नीचे उतनी मोटी लेयर नहीं जमती, खासकर फिर ट्रीज़ के साथ, क्योंकि उनकी शेप क्लोज्ड अम्ब्रेला जैसी होती है। इससे पेड़ के बेस के आसपास लूज पाउडरी स्नो, हवा और ब्रांचेस का मिक्सचर बन जाता है। इसे ट्री वेल कहते हैं, और अगर आपको नहीं पता कि क्या देखना है तो यह डेंजरस हो सकता है। हम वेलकम सेंटर में बड़े बड़े साइंस लगाते हैं, लोगों को वार्निंग देते हैं, लेकिन हर साल जब अनयूजुअल स्नोफॉल होता है, कम से कम एक व्यक्ति इन्हें इग्नोर कर देता है और हमें स्प्रिंग में पता चलता है। मेरा गेस है कि यह यंग मैन हाइकिंग कर रहा था, थक गया या डीप स्नो में चलने से क्रैम्प आ गया। उसने पेड़ के नीचे बैठने की कोशिश की, ट्री वेल के बारे में नहीं जानता था और उसमें गिर गया। उसके पैर ऊपर फंस गए और आसपास की बर्फ़ उसके ऊपर गिर गई। वह खुद को नहीं निकाल पाया और सफोकेट हो गया। इसे स्नो इमर्शन सफोकेशन कहते हैं और यह आमतौर पर डीप स्नो में ही होता है। लेकिन अगर आप वियर्ड पोजीशन में फंस जाए, जैसे ये आदमी फंसा था, तो 6 फीट बर्फ़ भी लीथल हो सकती है। सबसे डरावनी बात यह सोचना था कि उसने कितनी स्ट्रगल की होगी। अपसाइड डाउन फ्रीजिंग कोल्ड में उसकी मौत जल्दी नहीं हुई होगी। बर्फ़ ने उसके ऊपर डेंस हैवी लेयर बना दी होगी और निकलना इम्पॉसिबल था। जैसे जैसे सांस लेना मुश्किल होता गया, उसे पता होगा कि क्या हो रहा है। मैं सोच भी नहीं सकता कि उसके लास्ट मोमेंट्स कैसे रहे होंगे। मेरे लेस आउटडोर्सी दोस्त अक्सर पूछते हैं कि क्या मैंने कभी गोटमैन देखा है। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। शायद सबसे क्लोज था ब्लैक आइड मैन वाला इंसिडेंट, लेकिन मैंने कुछ देखा नहीं। हालांकि एक कॉल ऐसा था जहां कुछ सिमिलर हुआ, लेकिन मैं इसे गोटमैन से जोड़ने को तैयार नहीं हूँ। हमें रिपोर्ट मिली कि एक बुजुर्ग महिला ट्रेल पर फेंट हो गई है और उसे वेलकम सेंटर तक लाने में हेल्प चाहिए। हम उसके पास पहुँचे और उसका हस्बैंड बहुत परेशान था। उसने बताया कि वह ट्रेल से थोड़ा दूर कुछ देख रहा था, तभी उसकी वाइफ चिल्लाई। जब वह वापस आया तो वाइफ बेहोश पड़ी थी। हमने उसे बैकबोर्ड पर लिटाया और जैसे ही हम वेलकम सेंटर की तरफ ले जाने लगे, वह होश में आई और फिर से चिल्लाने लगी। मैंने उसे शांत किया और पूछा कि क्या हुआ। उसने बताया वह अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी। तभी उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा कि ये आवाज़ एक बिल्ली जैसी थी, लेकिन कुछ ऑफ था। वह थोड़ा आगे गई, आवाज़ क्लोज़र आ रही थी। जितनी क्लोज आती रही, उतनी ही अनईजी वह फील करने लगी। फिर उसे समझ आया कि प्रॉब्लम क्या थी। वह बिल्ली नहीं थी, वह एक आदमी था जो बार बार मियाओ कह रहा था। बस मियाओ मियाओ मियाओ। वह आदमी नहीं हो सकता था, क्योंकि मैंने कभी किसी आदमी की आवाज़ इतनी बजी नहीं सुनी। मैंने सोचा कि शायद मेरा हियरिंग एड खराब हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। वह भयानक था। वह क्लोज़र आ रहा था, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रही थी। आखिरी चीज़ जो मुझे याद है, वह ट्रीज से निकलता हुआ एक शेप था। शायद तभी मैं फेंट हो गई। अब सवाल ये था, कोई आदमी जंगल में म्याऊं म्याऊं क्यों बोल रहा था? हम वेलकम सेंटर पहुंचे और मैंने अपने सुपीरियर को बताया कि मैं एरिया को सर्च करूंगा। उन्होंने मुझे रेडियो दे दी और मैं वापस उस जगह गया जहां वह फेंट हुई थी। कोई नहीं मिला, तो मैंने 1 माइल और आगे चेक किया। सनसेट होने वाला था, इसलिए मैंने सोचा कि कल फिर सर्च करूंगा। लेकिन जब मैं वापस जा रहा था तो मुझे दूर से एक आवाज़ सुनाई दी। मैंने रुककर पुकारा, कोई है वहाँ?
आवाज़ क्लोजर नहीं आई, लेकिन वो बिल्कुल वैसी ही थी। एक आदमी मोनोटोन में म्याऊ म्याऊ बोल रहा था, साउथ पार्क के नेट जैसा इलेक्ट्रोलैरिंग्स वाला आवाज़। मैंने ट्रेल छोड़कर उस दिशा में जाने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ क्लोजर नहीं आई। ऐसा लगा जैसे ये हर तरफ से आ रही है। फिर अचानक वह फेड आउट हो गई। मैं वेलकम सेंटर वापस आ गया। उसके बाद ऐसी कोई रिपोर्ट्स नहीं आई और मैंने फिर कभी वह आवाज़ नहीं सुनी। शायद कोई स्टूपिड केक लोगों को डरा रहा था, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये बहुत वियर्ड था। ठीक है, तो आप सभी के सामान्य सवाल थे। मैं अपने काम की जगह के बारे में बात करने में सहज नहीं हूँ। सच कहूँ तो यहाँ जो कुछ मैंने बताया है उससे मुझे बड़ी मुश्किल में डाल सकता है या नौकरी से निकाला जा सकता है, इसलिए बेहतर है कि ज़्यादा चर्चा न करूँ। बस इतना कहूँगा कि मैं संयुक्त राज्य अमेरिका में हूँ, एक ऐसे इलाके में जहाँ बहुत बड़ा जंगली क्षेत्र है, सैकड़ों मील घने जंगल, पहाड़ों की एक श्रृंखला और कुछ झीलें। सीढ़ियों में अभी भी बहुत दिलचस्पी है और आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि मेरे दोस्त के पास एक कहानी है जो आप सभी को रोचक लगेगी। मैं उसके बारे में इस अपडेट के अंत में बताऊंगा। जहाँ तक मेरे सुपीरियर से उनके बारे में पूछने की बात है, मैंने सोचा है, लेकिन फिर से मैं अपनी नौकरी खतरे में नहीं डालना चाहता। हालांकि मेरा एक पूर्व सुपीरियर अब एसएआर ऑफिसर नहीं है और हो सकता है वह इस बारे में बात करने को तैयार हो। मैं इस हफ्ते उससे बात करूंगा और आप सभी को बताऊंगा कि क्या हुआ। अगर आप एसएआर ऑफिसर बनना चाहते हैं तो मेरी सलाह है कि अपने स्थानीय फॉरेस्ट सर्विस ऑफिस से संपर्क करें और पूछें कि क्या वे कोई ट्रेनिंग कोर्स ऑफर करते हैं या योग्यताएं क्या है। मैं ये काम सालों से कर रहा हूँ और मैंने एक वॉलंटियर के तौर पर शुरुआत की थी। यह एक बेहतरीन नौकरी है, हालांकि कभी कभी दुखद स्थितियाँ सामने आती हैं, लेकिन मैं और कुछ नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, अब कहानियों पर आते हैं। पहली कहानी, यह मेरे ट्रेनिंग खत्म होने के तुरंत बाद की है, जब मैं अभी नया ही था। उस समय मैं एक वॉलंटियर था, इसलिए मुझे थोड़ा अंदाज़ा था कि क्या उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर केस में हम खोए हुए लोगों को ढूंढते हैं, जहां वेट्स अनुभवी एसएआर टीम ने उनके निशान पाए होते हैं। एक एसएआर ऑफिसर के तौर पर आपको हर तरह के केस में जाना पड़ता है, जानवरों के काटने से लेकर हार्ट अटैक तक। यह घटना उस केस की है जो मेरे ट्रेनिंग खत्म होते ही मेरे सामने आया। मैं अभी नया ही था और सब कुछ समझ रहा था। इस नौकरी से पहले मैं एक वॉलंटियर था, तो मुझे अंदाज़ा था कि क्या उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन ऐसे केसों में ज़्यादातर हम उन लोगों को ढूंढते हैं जिनके बारे में वेट्स, पशु चिकित्सक, अनुभवी ने कुछ संकेत दिए होते हैं। एक एसएआर ऑफिसर के तौर पर आप हर तरह के केस के लिए जाते हैं, जानवर के काटने से लेकर हार्ट अटैक तक। इस केस की सुबह सुबह कॉल आई एक युवा जोड़े से जो लेक के पास वाले ट्रेल पर थे। पूरी तरह से हिस्टेरिकल हो चुका था और हम समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। हमें पीछे से उसकी वाइफ की चीखें सुनाई दे रही थी। वह हमें वहाँ तुरंत आने की गुहार लगा रहा था। जब हम वहाँ पहुँचे तो देखा कि वह अपनी वाइफ को पकड़े हुए है और उसकी वाइफ के हाथों में कुछ है। वह बहुत ही डरावनी जानवर जैसी चीखें मार रही थी और वह रो रहा था। उसने हमें देखा और चिल्लाया कि हम उनकी मदद करें, कृपया एम्बुलेंस को बुलाएं। अब जाहिर है हम एम्बुलेंस को पैदल पथ पर नहीं चला सकते, तो हमने उससे पूछा कि क्या उसकी वाइफ को मदद चाहिए या क्या वह खुद चल सकती है। वह अभी भी हिस्टेरिकल था, लेकिन उसने बताया कि मदद उसकी वाइफ को नहीं। मैं आगे बढ़ा जबकि एक वेट उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था और मैंने वाइफ से पूछा कि हुआ क्या है। वह झूल रही थी, कुछ पकड़े हुए, और बार बार चीख रही थी। मैं नीचे झुका और देखा कि जो भी वह पकड़े हुए थी वह उसे खून से सना हुआ था। तभी मैंने उसके सामने बंधा हुआ स्लिंग देखा और मेरा दिल धड़क गया। मैंने उससे पूछा कि हुआ क्या है और धीरे से उसके हाथ खोले ताकि मैं देख सकूं कि वह क्या पकड़े हुए है। वह उसका बेबी था जो साफ तौर पर मर चुका था। उसके सिर का एक हिस्सा धमसा हुआ था और उसके पूरे शरीर पर खरोंचें थी। मैंने पहले भी मृत शरीर देखे थे, लेकिन इस पूरी स्थिति ने मुझे झकझोर दिया। मुझे खुद को संभालने के लिए एक पल चाहिए था। मैं उठा और दूसरे वेट के पास गया जो वहीं खड़ा था। मैंने उसे बताया कि यह एक डेड किड है और उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा
कि वह इसका ध्यान रखेगा। इस औरत को अपने बच्चे को हमें देने के लिए मनाने में हमें 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगा। हर बार हम उसे मेड एरिया में ले गए, लेकिन जब EMTs आए तो उन्होंने बताया कि बच्चे को बचाने की कोई उम्मीद कभी थी ही नहीं। उसके सिर पर लगी चोट से वह तुरंत मर गया था। मैं उस नर्स से अच्छे दोस्त थे जो हॉस्पिटल में उनसे मिली थी, और उसने मुझे बाद में बताया कि हुआ क्या था। पता चला कि यह जोड़ा बेबी को स्लिंग में लेकर टहल रहा था और उन्होंने रुक गए क्योंकि बच्चा रो रहा था। पिता ने बच्चे को लिया और उसे पकड़कर पथ के पास वाली एक छोटी खाई में देख रहा था। माँ उसके बगल में खड़ी हो गई, लेकिन उसका पैर एक ढीली मिट्टी पर पड़ा और वह फिसल गई। वह पिता से टकराई जिसने बच्चे को गिरा दिया और वह लगभग 20 फीट नीचे खाई में पत्थरों पर जा गिरा। पिता नीचे उतरा और बच्चे को उठाया, लेकिन वह सीधे सिर पर गिरा था और जब तक वह वहां पहुंचा तब तक वह मर चुका था। बेबी सिर्फ 15 महीने का था। यह एक बिल्कुल अजीब दुर्घटना थी, घटनाओं का एक सिलसिला जिसने मिलकर सबसे बुरा नतीजा दे दिया। शायद मेरे करियर की सबसे भयानक कॉल्स में से एक। मेरे SAR ऑफिसर के करियर में मैंने ज़्यादा एनिमल बाइट्स, जानवरों के काटने के केस नहीं देखे, क्योंकि हमारे इलाके में इतने जानवर आते ही नहीं। हालांकि यहाँ बियर, भालू होते हैं, लेकिन वे इंसानों से काफ़ी दूर रहते हैं और उनका दिखना बहुत ही कम होता है। ज़्यादातर जो जानवर आप देखेंगे वे छोटे हैं, जैसे कोयोट्स, गीदड़, रैकून्स या स्कंक्स। लेकिन जो हम बार बार देखते हैं वे है मूस, एक तरह का बड़ा हिरण। और मैं आपको बता दूं, मूस बहुत ही गुस्सैल क्रिएचर्स होते हैं। ये किसी भी चीज़ के पीछे पागलों की तरह भाग सकते हैं, और अगर आप किसी फीमेल मूस और उसके बेबी के बीच आ गए तो भगवान ही आपकी मदद करे। एक बार हमें एक बहुत ही मज़ेदार कॉल आई। एक आदमी जिसे एक बहुत बड़े मेल मूस ने पीछा किया था और वह एक पेड़ पर फंस गया था। हमें उसे नीचे उतारने में लगभग 1 घंटा लगा, और जब वह आखिरकार ज़मीन पर पहुंचा तो उसने मेरी तरफ देखकर कहा, गॉड डैमन, देम फकर्स इज़ बिग अप क्लोज। भगवान की मार, ये साले पास से तो बहुत बड़े लगते हैं। शायद यह कोई डरावनी कहानी नहीं है, लेकिन आज भी हम इस पर हंसते हैं।